चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। FTII और SRFTI को मिला मानद विश्वविद्यालय का दर्जा। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानद विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये घोषणा अप्रैल 2025 के पूर्वार्ध में दी गई है। किस किस को मानद विश्वविद्यालय का भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता को। ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII को पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत ये दर्जा प्रदान किया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से दोनों संस्थानों को अब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के बजाय अपनी डिग्री स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट प्रदान करने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, इससे ये आजकल RPSC बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अंदर डीप में जाके क्वेश्चन पूछती है। तो अब इसमें से ये भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत ये दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये धारा याद रखनी है, धारा 3 के तहत। ठीक है। सिमलीपाल बना भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। कहाँ गया है? ओडिशा का मयूरभंज का सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के मयूरभंज का सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के मयूरभंज का सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के मयूरभंज का सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान। आप 5 बार लिखोगे ना, मेरे साथ साथ 5 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ओडिशा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है। भाई आजकल RPSC कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि भाई ये कितने किलोमीटर एरिया में है। 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और कौन सा अधिनियम है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है। ये दर्जा मिलने के साथ ही सिमलीपाल ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इससे पहले ओडिशा में केवल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान था। ओडिशा का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया सिमलीपाल। पहला भीतरकनिका ओडिशा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। ठीक है। राज्य के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य सिमलीपाल में स्तनधारियों की 55 प्रजातियाँ, पक्षियों की 361 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 62 प्रजातियाँ और उभयचरों की 21 प्रजातियाँ हैं। उल्लेखनीय है कि सिमलीपाल वर्ष 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। वही सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 8 अप्रैल 2025 को आया। राज्यपाल की कार्यवाही अवैध घोषित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद पारित किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की कार्यवाही को अवैध और गलत ठहराया। असाधारण शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए उन 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी है जिन्हें राज्यपाल ने रोक दिया था। ठीक है। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत, अनुच्छेद 142 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए उन 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी है जिन्हें राज्यपाल ने रोक दिया था। इसका कारण ये बताया गया है कि राज्यपाल ने इन विधेयकों पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी की और विधायी प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया। राज्यपाल की शक्तियों पर स्पष्टीकरण। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प होते हैं, या तो सहमति देता है, सहमति रोकता है, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। ठीक है। कोर्ट ने कहा या तो सहमति देगा, सहमति रोकेगा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। ये किसके अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए केवल पहली बार में आरक्षित किया जा सकता है। पुनर्विचार के बाद वापस भेजे गए विधेयक को सामान्यतः आरक्षित नहीं किया जा सकता।
ठीक है, कोई पॉकेट वीटो नहीं। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक योजना के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो यानी अनिश्चित काल तक विधेयक को रोके रखने की कोई अवधारणा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत सहमति रोकता है तो विधेयक को 3 महीने के भीतर विधायिका को वापस करना होगा। 3 महीने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 3 महीने, ठीक है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए विपरीत सहमति रोकता है तो विधेयक को 3 महीने के भीतर विधायिका को वापस करना होगा। जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए विपरीत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आदेशित करते हैं तो ये 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। अब जब राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें 1 महीने के भीतर इसे मंजूरी देनी होगी। जब राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को विधेयक वापस से राज्य विधानसभा ने पुनर्विचार कर दिया तो 1 महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी। और मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आदेशित करते हैं तो ये 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए, ठीक है। मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन का शुभारंभ। भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज परिचालन शुरू हो गया है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने MICT से क्रूज संचालन को 21 अप्रैल 2025 को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विक्टोरिया डॉक्स में पुनर्निर्मित फायर मेमोरियल का उद्घाटन किया। फायर मेमोरियल को गोल्डन टीयर्स थीम के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। उन्होंने कोलाबा में 2 विरासत भवनों, फोर्ट हाउस, वेलार्ड एस्टेट और एवलिन हाउस का उद्घाटन किया। सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट पहल के तहत शोर टू शिप इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ सागर उपवन उद्यान का भी उद्घाटन किया है। MICT के बारे में लगभग 4,15,000 वर्ग फुट में निर्मित MICT मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का विकास वेलार्ड पियर में किया गया है। आपको बस मेरे साथ साथ रीडिंग लगानी है, मैं बोलती जाऊंगी, आपको अपनी क्रोनोलॉजी सामने रखनी है अपने साथ में